ये सवाल है आपके पास, ये वाला। दो सवाल हैं इस टाइप के, आपको इसका आंसर बताना है। तो बताइए सभी लोग, जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सभी लोग अपने अपने आंसर की फरमाइश करिए, बताइए अपने अपने आंसर को। रेणुका, अभिजीत, संगम, चंदन, एवरीवन। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर है, फिर उसको एन इक्वल पार्ट में तोड़ दिया गया। कितने पार्ट्स में? एन इक्वल पार्ट्स में। और फिर उन टूटे हुए पार्ट्स को फिर पैरेलल में जोड़ा गया। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल में जोड़ने के बाद उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो, अगर एक वायर था, मान लीजिए ऐसा, एक ऐसा वायर था, इस वायर की लेंथ मान लीजिए थी एल, और इसका ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो था ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, एरिया ए था। एल इसकी लेंथ थी, ए इसका एरिया था। और किसी मटेरियल का बना होगा, मान लीजिए जिस भी मटेरियल का बना होगा उसकी रेजिस्टिविटी कुछ होगी, मान लीजिए रो इसकी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल अपान ए। क्या आपने जब इसको एन इक्वल पार्ट में तोड़ा, कट किया, तो क्या उसका एरिया चेंज होगा? नहीं। जब कई सारे इक्वल पार्ट में आप ब्रेक करोगे इसको, तो एरिया थोड़ी चेंज होगा, एरिया नहीं चेंज होगा। एरिया मान लीजिए एन इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हो आप, जैसे एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट, दो पार्ट हो गया, तीन पार्ट हो गया, चार पार्ट हो गया, पांच पार्ट हो गया, 6 7 8 9 10, ऐसे देखो, एक पार्ट, दो, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे एन इक्वल पार्ट में आपने तोड़ दिया। तो क्या एरिया चेंज होगा? जैसे पेन है, इस पेन का ये क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ है, अगर आप बीच से काट दो, कई सारे इक्वल पार्ट में काट दो, तो क्या एरिया चेंज होगा? क्या नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया तो उतना ही रहेगा, एरिया नहीं बदलेगा, एरिया नहीं बदलने वाला है। क्या रो बदलेगा? क्या रो बदलेगा? रो भाई, मटेरियल जिस भी चीज का है मटेरियल वही रहेगा। अगर एल्यूमिनियम का वायर है तो एल्यूमिनियम का ही रहेगा। क्या एल्यूमिनियम का वायर कॉपर में बदल जाएगा? क्या नहीं। तो रो भी नहीं बदलेगा। तो आप देखो, अगर आप कई सारे पार्ट में काट रहे हो, तो ये जो एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, वो मोटाई वही रहेगी ना, एरिया चेंज होगा ना रो चेंज होगा। एल आपका चेंज हो रहा है, पहली वायर की लंबाई एल थी, अब कई सारे हिस्से में आपने तोड़ा, तो हर हिस्से की लेंथ तो चेंज होगी। यहां से आप देख पा रहे हो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस क्या है? लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले पूरी लेंथ एल थी, अब आपने जब इसको एन पार्ट में तोड़ा, तो हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर आपने एन पार्ट में तोड़ा है तो हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? एल बटे एन, एल बाई एन। इसकी लेंथ या इसकी लेंथ या इसकी लेंथ या इसकी लेंथ या इसकी लेंथ, कितनी लेंथ हो जाएगी सबकी? जितने भी पार्ट्स में, अगर आपने 10 पार्ट में तोड़ा होता तो सबकी लेंथ हो जाती एल बाई 10। अगर आपने 20 पार्ट में तोड़ा होता तो सबकी लेंथ हो जाती एल बाई 20। अगर आपने 50 पार्ट में तोड़ा होता तो सबकी एक एक पार्ट की लेंथ हो जाती एल अपॉन 50। यहां आपने एन पार्ट में तोड़ा है, तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? पहले पूरी लेंथ एल थी, एन हिस्से में तोड़ा तो एल बटे एन हो जाएगी। एक हिस्से की लेंथ एल अपॉन एन होगी या नहीं? अगर 10 हिस्से में तोड़ा होता तो एक हिस्से की लेंथ कितनी होती? एल बटे 10। अगर 20 हिस्से में अपने पूरे वायर को डिवाइड किया होता तो एक हिस्से की लेंथ होती एल अपॉन 20। यानी जितने भी हिस्से में डिवाइड करोगे, आप उससे डिवाइड कर दोगे लेंथ को, तो आपको एक हिस्से की लेंथ मिल जाएगी। लेंथ आपकी मिल गई एल अपॉन एन। अब आपने इन सारे हिस्से को पैरेलल में जोड़ दिया। क्या किया? पैरेलल में एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, चौथा हिस्सा ये है, पांचवा, सारे से एन हिस्से हैं, सारे हिस्से को आपने पैरेलल में जोड़ दिया है। सारे हिस्से को आपने पैरेलल में जोड़ दिया है। क्या किया है? पैरेलल में जोड़ दिया है। अब आप बताइए कि सबका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आप बताओ, इस वायर या इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस क्या है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। पहले लेंथ, सब पूरी लेंथ एल थी, अब हर हिस्से की लेंथ कितनी होगी? एल बटे एन। तो अगर लेंथ एल बटे एन होगी तो रेजिस्टेंस भी आर बटे एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जब लेंथ आपकी एल अपान एन हो गई तो रेजिस्टेंस भी तो आर अपान एन हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और हर हिस्से की लेंथ कितनी होगी? एल अपान एन। यानी इस हिस्से का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आर अपान एन। एल अपान एन लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी आर अपान एन। यानी इसका रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे,
आर अपान एन, इसका भी ऐसे आर अपान एन, इसका भी आर अपान एन, आर अपान एन, आर अपान एन, होगा कि नहीं होगा? हर हिस्से का रेजिस्टेंस आर अपान एन हो जाएगा। क्यों रेजिस्टेंस आर अपान एन हुआ? क्योंकि लेंथ एल अपान एन हो गई, क्योंकि लेंथ एल अपान एन हो गई, इसलिए रेजिस्टेंस भी आर अपान एन हो जाएगा हर हिस्से का। तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस आर अपान एन, आर अपान एन। भाई देखो, रो में कोई चेंज हुआ नहीं, एरिया में कोई चेंज हुआ नहीं, लंबाई 1 अपान एन हो गई तो रेजिस्टेंस 1 अपान एन हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आर बाई एन, आर बाई एन, आर बाई एन। अब आपको पता है कि अगर कई सारे रेजिस्टर पैरेलल में जुड़े हों और सबकी वैल्यू सेम हो, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर बाई एन हो, ऐसे एन रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लो और जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में उससे डिवाइड कर दो। अगर आर वैल्यू के एन रेजिस्टेंस पैरेलल में होते, अगर आर वैल्यू के एन रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर अपान एन होता। अगर आर वैल्यू के 50 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर अपान 50 होता। अगर आर वैल्यू को 100 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर अपान 100 होता। यहाँ आर बाई एन, आर बाई एन, आर बाई एन रेजिस्टेंस है और कितने हैं? एन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लो आर अपान एन और इससे कितने हैं? एन है अपान एन। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर अपान एन यानी आर अपान एन स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना आप। मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला भी बता सकता था बट थोड़ा कैसे आया ये समझना जरूरी है आपके लिए। यानी ये कहने का मतलब है कि अगर एक वायर है आपके पास और उसका रेजिस्टेंस आर है, उसको कई इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मान लीजिए एन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फिर उन एन इक्वल पार्ट को एक साथ पैरेलल में जोड़ा गया। अब पैरेलल में जोड़ने के बाद उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर अपन एन स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके एग्जाम में काम आएगा। आर अपन एन स्क्वायर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा? इन सारे हिस्से को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। अब पैरेलल में जोड़ने के बाद इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर अपान एन स्क्वायर होगा। कितना होगा? आर अपान एन स्क्वायर। ऐसे सवाल है, a wire of resistance R is cut in 10 equal parts, then these parts are connected in parallel, then what will be equivalent resistance? इसका आंसर दीजिए। आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक, और उसको आपने 10 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। तो 10 इक्वल पार्ट में तोड़ा नहीं, n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। पहले रेजिस्टेंस कितना था? R था। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा जब उनको पैरेलल में जोड़ेंगे? तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है? R इक्विवेलेंट का फार्मूला है, पहले पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस था वो ऊपर लो और जितने पार्ट्स में आपने तोड़ा है उसके स्क्वायर कर दो। तो आर इक्विवेलेंट हो गया आर अपान एन स्क्वायर। कितना रेजिस्टेंस था पहले? उसका आर था पूरे वायर का। कितने पार्ट में तोड़ा है? 10 पार्ट में। एन की वैल्यू 10 हो गई, 10 का स्क्वायर कर दो, आर अपान 100। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? एवरीवन फरमाइए, कोई डाउट है तो। तो ऐसे सवाल आपको जब मिलेंगे तो याद रखना कैसे सॉल्व करना। आर अपान एन स्क्वायर, एन कितने पार्ट में तोड़ा? अगर आपने वायर को 5 पार्ट में तोड़ा है तो 5 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा। वायर को आपने 20 पार्ट में तोड़ा है तो 20 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस ऊपर ले लो। अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, 20 ओम, 50 ओम जो भी है उसको ऊपर ले लेना और सॉल्व कर देना। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।